सर इस क्लास में जरूरत तो है नहीं, सब बच्चे तो आते ही हैं। कुछ बच्चे निकालने में गए इसीलिए सब हाँ दो दो दिख रहे हो। देखो तो जो टॉपिक है कोलिजन, कोलिजन जो है एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रिटन में भी आएगा आपको, इसके फॉर्मूला सब डिराइव करने के लिए आएगा, है ना। और इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में जो है मेनली कोलिजन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो स्कूल वाला एग्जाम में तो भी उसके ऊपर डेरिवेशन पूछ देगा, या फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओ तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछेगा कोलिजन के ऊपर ही। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलिजन। और कोलिजन का मीनिंग क्या होता है? टकराना, है ना। जब दो चीज टकरा गया तो क्या हो गया उसको? कोलिजन। तो कोलिजन में एक चीज हमेशा कंजर्व होती है, एक चीज जो है ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन में हमें दो चीज जो है पढ़ेंगे हम। एक तो होता है मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, और एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन। मोमेंटम और एनर्जी दो तरह का कंजर्वेशन है। तो मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, ये जो है सबके लिए कंजर्व होते हैं। लेकिन जो एनर्जी है वो कंजर्व हो भी सकता है कोलिजन में, नहीं भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कोलिजन के ऊपर कि किस तरह का कोलिजन है ना। तो मोमेंटम जो है, ध्यान रखेंगे हम लोग, मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन कोई भी तरह का हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व हो। और इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि आखिर मोमेंटम कंजर्व क्यों है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है, एनर्जी में और may not be conserved. It depends on the type of collision. ये डिपेंड करता है कि कोलिजन किस टाइप का है ना। अभी टाइप, कोलिजन के टाइप क्या हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। तो ध्यान रखना, एनर्जी कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मोमेंटम जो है हर तरह के कोलिजन के लिए क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा ही रहेगा। तो मान लो कि दो पार्टिकल है, मान लो कि एक पार्टिकल है ये जिसका मास m1 है, और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है। मान लो दोनों पार्टिकल ये रोड के ऊपर, ये मान लो रोड है, और ये रोड पे एक इधर आ रहा था, एक इधर आ रहा था, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। ये m1 मास का जो स्पीड था, ये मान लो v1i इनिशियल स्पीड, इसका जो स्पीड था ये मान लो v2i था। दोनों जो है डिफरेंट स्पीड से आ रहे थे, लेकिन दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद दोनों टकरा जाएंगे। जब टकराएंगे तो उस समय क्या होगा? टकराने के बाद क्या होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। टकराने में यही होता है ना कि m1 जो मास है ये m2 पे फोर्स लगाएगा, और ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो थोड़ा बड़ा डायग्राम से इसको बनाते हैं। मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट m1 है और ये ऑब्जेक्ट अगर m2 है, ये है m1, ये है m2, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो m1 में जो लगने वाला फोर्स है उसको सिंबॉलिकली F12 बोलेंगे। फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल या m1 ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, और ये हो जाएगा F21। तो F12 को बोलेंगे हम लोग फोर्स ऑन, ये क्या रहेगा? ड्यूरिंग कोलिजन। ये जो हुआ ड्यूरिंग कोलिजन। F12 को क्या बोलोगे? फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल। पहला पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स
दूसरे पार्टिकल की वजह से। F21 को क्या बोलोगे? फोर्स और सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, है ना। जब दोनों टकराएंगे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स क्या बराबर होंगे? एक ट्रेन और एक बाइक वाला टकरा गया तो जितना फोर्स ट्रेन बाइक वाले पे लगाएगा क्या उतना ही फोर्स बाइक ट्रेन वाले पे भी लगाएगा? आंसर होगा यस। नो क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? जितना फोर्स ये उस पे लगाएगा सेम फोर्स वो भी इस पे लगाएगा, असर नहीं होगा ट्रेन के ऊपर। ये बोलो, आपको लगा ट्रेन को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन फोर्स तो उतना ही लगाएगा ना। फोर्स दोनों का क्या रहेगा? बराबर। जितना जोर से आप दीवार को हिट करोगे उतना ही जोर से आपको चोट लगेगा ना, उतना ही जोर से। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होता है। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे भी लगाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। ये इस पे फोर्स अगर राइट लगा रहा है तो ये इस पे फोर्स क्या लगाएगा? लेफ्ट लगाएगा। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा? डिफरेंट होगा, अपोजिट, पूरा अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो मान लो जो कोलिजन हुआ तो यहाँ पे जो कोलिजन टाइम है, कोलिजन टाइम जो ये मान लो डेल्टा टी है, डेल्टा टी टाइम तक पार्टिकल कोलिजन किया, टकराया, कुछ टाइम होगा ना, 10 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड, है ना। तो ये जो टाइम है कोलिजन टाइम से ध्वनि क्या करता है? 1 सेकेंड से कम में भी स्टम्पिंग उड़ा देते हैं, 0.08 सेकेंड में, है ना। इतना फास्ट ध्वनि का स्टम्पिंग होते हैं। तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में भी, तो कोलिजन तो इतना देर तक होता नहीं है, कोलिजन तुरंत होता है। तो वो टाइम जो है बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के टाइम होते हैं। तो डेल्टा टी हमने लिया यहाँ पे कोलिजन टाइम। अब क्या करो, ये टर्म को लेफ्ट में ले लो, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। माइनस क्यों लगाया था? डायरेक्शन अलग अलग होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन अलग अलग होता है। अब क्या करेंगे हम? दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू डेल्टा टी, दोनों साइड। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है? इंपल्स। और इंपल्स किसके बराबर होता है? चेंजिंग मोमेंटम। सबको पता है ना, फोर्स को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इंपल्स होता है, और इंपल्स किसके बराबर? चेंजिंग मोमेंटम। तो ये पहला पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है, तो पहला पार्टिकल का चेंजिंग मोमेंटम होगा डेल्टा P1, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। प्लस ये क्या बन जाएगा? फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल, फोर्स इनटू टाइम, चेंज। तो ये क्या बनेगा? इंपल्स। और ये चेंजिंग मोमेंटम के बराबर होगा किसके? सेकेंड पार्टिकल का। तो इज इक्वल टू क्या बन गया? 0। तो इसका मतलब देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल 0 हो गया। इसके अंदर चेंज हुआ होगा, इसके अंदर भी चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों का जब चेंज को प्लस किया वो 0 हो गया, मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। क्योंकि देखो, हो सके कि जो इस पार्टिकल यहाँ पे जा रहा था इसका मोमेंटम चेंज कर गया, इसका मोमेंटम भी चेंज कर गया, लेकिन दोनों के चेंज को जब प्लस किया गया तो वो बन गया 0। वो क्या बन गया? 0। इसका मतलब हो गया कि टोटल चेंज इन मोमेंटम 0 का मतलब है कि सम ऑफ मोमेंटम इज कंजर्व। जितना मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन रहेगा, अगर मान लो बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकालते हो तो अगर इसका मोमेंटम मान लो 20 है और इसका मान लो 80 है। एग्जांपल देखो, अगर मान लो, इसे एग्जांपल समझो, अगर बिफोर मोमेंटम अगर मान लो फर्स्ट पार्टिकल का जो मोमेंट बिफोर कोलिजन मान लो कि फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम अगर 20 है और सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम मान लो 80 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 100 बनेगा। और अगर मान लो मैं आफ्टर कोलिजन की बात करूं तो ये मान लो P2 हो गया 40, P1 हो गया 40 और P2 हो गया 60। तो इसका मोमेंटम चेंज कर रहा है ना। 1 का मोमेंटम जो पहले 20 था
पास 40 हो गया, सेकंड का भी मोमेंटम चेंज कर रहा है, लेकिन दोनों के मोमेंटम को प्लस करो, कितना है 100। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। टोटल मोमेंटम जितना पहले था उतना टोटल मोमेंटम अभी भी है, लेकिन हुआ क्या, इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज कर गया। तो कोलिजन में क्या होता है, दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज करेगा, लेकिन दोनों का मिला करके मोमेंटम देखा जाए तो जितना कोलिजन के पहले मोमेंटम होता है उतना ही कोलिजन के बाद भी मोमेंटम होता है। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन के लिए। बात समझ में है? कैसा भी कोलिजन रहे, ये कहानी सब के साथ होगा ना, किसी तरह का भी कोलिजन होगा तो यही है, कोई भी तरह का कोलिजन होगा यही, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, असर अलग अलग होता है। असर जो है कोलिजन का वो अलग अलग, अगर बाइक वाला अगर ट्रक वाले को टकरा जाए तो नुकसान किसको होगा, बाइक वाले को। तो दोनों फोर्स बराबर लगाते हैं, लेकिन जो ट्रक है वो हेवी पार्टिकल है, उस पर असर नहीं होगा, बाइक वाले का नक्शा बिगड़ जाएगा, है ना। बाइक का नक्शा बिगड़ेगा, इंसान का भी नक्शा बिगड़ेगा। ट्रक वाला ड्राइवर ऊपर से देखता रहेगा, क्या हुआ, टर्न लेके भाग जाएगा, फिर होगा यही होगा। हाँ, क्या हो गई, चींटी, चींटी से कोलिजन हो। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी तरह का कोलिजन हो, सब में यही कहानी होती है, एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम, इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज कर सकता है, लेकिन जितना मोमेंटम कोलिजन के पहले रहेगा उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। तो ये स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया कि मोमेंटम जो है कंजर्व है। बात समझ में आपको? तो इसको फटाफट नोट करो इसको जल्दी।